नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरएसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आरएसी सब्जेक्ट जो है वो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों में पढ़ा जाता है। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, जेई हो, रेलवे हो या गेट हो, इसमें पूछे जाते हैं और इसमें स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो ये सब्जेक्ट है कम समय में ज्यादा स्कोर करके आपको देगा। तो चलिए आज हम क्विक रिवीजन पूरे आरएसी सब्जेक्ट का करते हैं, जिसमें हम वो सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरएसी का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग दो पार्ट में टूटा हुआ है। रेफ्रिजरेशन किससे रिलेटेड है? रेफ्रिजरेटर से। और एयर कंडीशनिंग एसी से। दोनों आपके घर में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और सबके घर में जनरली आज यूज किया जाने लगा है, तो आप उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके वर्किंग को थोड़ा सा हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन का सीधा सा अगर हम मतलब समझें तो रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो किसके कंपैरिजन में? इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। अगर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में आप लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस कर पा रहे हो और उसको मेंटेन कर पा रहे हो, तो उस इफेक्ट को हम रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। एक्चुअल में आरएसी जो सब्जेक्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड सब्जेक्ट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट आते हैं, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हमारा जो आरएसी सब्जेक्ट है वो क्लॉसियस स्टेटमेंट पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लॉसियस स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एक्सटर्नल वर्क। इसका मतलब यह है कि बाहर से बिना वर्क दिए हुए हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हमें एक्सटर्नल वर्क देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक्सटर्नल वर्क रेफ्रिजरेटर में क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क देते हैं। और एसी में भी हम इलेक्ट्रिक वर्क को एज एक्सटर्नल वर्क। तो चलिए हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो रेफ्रिजरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में तीन टर्म्स आते हैं। सबसे पहला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है और सीओपी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। उसके बाद रेफ्रिजरेंट क्या होता है हम ये देखते हैं। तो रेफ्रिजरेंट इज द वर्किंग फ्लूइड which is used to extract heat from the cold storage or the system in order to provide lower temperature than that of surrounding। तो रेफ्रिजरेंट वर्किंग फ्लूइड है जो हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। मतलब हीट को ट्रांसफर करने का वर्किंग फ्लूइड रेफ्रिजरेंट है। हम रेफ्रिजरेंट के बारे में आगे फिर से पढ़ेंगे। और तीसरा है सीओपी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। मतलब ये एक तरह से एफिशिएंसी के जैसा है। इसे एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि सीओपी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर है, इसमें हम एक्सटर्नल वर्क दिए इनपुट। ये लोअर टेम्परेचर सोर्स है तो इसको T2 से देखते हैं, और ये हायर टेम्परेचर सोर्स है, इसको T1 या TH भी बोल सकते हैं, TL भी बोल सकते हैं, जो आपको समझना हो। तो यहां से Q2 हीट ट्रांसफर होगा, यहां से Q1 हीट ट्रांसफर होगा। तो एज ए रेफ्रिजरेटर जब वर्क करेगा तो एक्सटर्नल वर्क लेगा, और यहां से जो लोअर टेम्परेचर है, आप जैसे रेफ्रिजरेटर इसको माने तो रेफ्रिजरेटर का जो इवोपरेटर है वहां पे लोअर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो इवोपरेटर से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, और ये बाहर के इन्वायरमेंट, मान के चलो कंडेंसर है, अगर आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हो तो उसके कंपोनेंट कंडेंसर से इन्वायरमेंट में हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हीट रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से जो
हीट को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू W इनपुट प्लस Q2। तो यहां से W इनपुट जो है वर्क इनपुट Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो यहां से हम अगर सीओपी जाएं कि सीओपी क्या होता है, तो परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमें कितना वर्क देना पड़ रहा है और उस वर्क देने के बाद हमें कितना डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है। और यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करना। तो Q2 इज द डिजायर्ड इफेक्ट और वर्क इनपुट W है, तो यही होता है सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये हो गया आपको Q2 अपॉन वर्क इनपुट। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो Q2 अपॉन वर्क इनपुट को हम कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2, ये हो गया आपका सीओपी ऑफ R। और अगर ये आइडियल साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, तो इसी को हम लिख देते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये तीन फॉर्मूला आपको सीओपी का याद रखना, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। ये तीनों फॉर्मूला है सीओपी का। इसके बाद अगर ये रेफ्रिजरेटर ना होकर हीट पंप होता, यही डिवाइस को हम अगर एज अ हीट पंप यूज करें, जैसे कि हम यहां देखते हैं, अगर इसी डिवाइस को हम एज अ हीट पंप यूज करें तो ब्लॉक डायग्राम सेम बनेगा, क्योंकि यहां पे हीट पंप में भी हम क्या होता है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे हमारा डिजायर्ड, क्योंकि हीट पंप है तो आप हीटर समझ सकते हो उसको, रूम हीटर, एज अ रूम हीटर। तो अगर क्योंकि यहां पे डिजायर्ड हमारा हाई टेम्परेचर है, क्योंकि हमको ये डिजायर्ड कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q1 हो जाएगा कि हमारे रूम के अंदर ये अब हमारा इन्वायरमेंट ऐसा क्या हो गया, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। हमको यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट अब क्या हो जाएगा, Q1, क्योंकि कितना हमें हीट मिल रहा है कितना वर्क देने पे। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या लिखेंगे हम, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट Q1 अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां से क्या आपको आएगा, वर्क इनपुट, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, या इसी को अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखो तो T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है हीट पंप के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए। और एक और फॉर्मूला होता है कि सीओपी ऑफ हीट पंप। अब इन दोनों को अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है कोई भी डिवाइस, अगर वो हीट पंप काम कर रहा है सेम टेम्परेचर लिमिट पे हीट पंप और सेम टेम्परेचर लिमिट पे, मतलब T2 टेम्परेचर जैसे कि ये -5 डिग्री है सेंटीग्रेड और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है मैक्सिमम हायर टेम्परेचर। तो अगर ये सेम टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, सेम टेम्परेचर लिमिट पे हीट पंप काम कर रहा है, तो दोनों के सीओपी में सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ R+1 होता है। एक ज्यादा होता है किससे, रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर से सीओपी का, रेफ्रिजरेटर के सीओपी से हीट पंप का सीओपी एक ज्यादा होता है, कब, जब सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करेगा। तो आपको ये तीन चीज, इसका सीओपी क्या होता है, इसका सीओपी क्या होता है, इसका सीओपी क्या होता है, ये तीन चीज आपको ध्यान रखना जरूरी। नेक्स्ट हम कार्नोट साइकिल के बारे में जानते हैं। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल या इसको आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं। इसका सीओपी क्या हो जाएगा, तो वही जो हम अभी देखें कि अगर जो फॉर्मूला Q से था, अगर आइडियल साइकिल हो गया या रिवर्स कार्नोट साइकिल हो गया तो फॉर्मूला T में बदल जाता है। तो TH अपॉन TH माइनस TL, या अगर पिछले वाले फिगर की बात करो तो T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये आपको रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस यूज होता है, वो आपको जानना जरूरी है। तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि 2 प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से। तो हमेशा कंप्रेशन और एक्सपेंशन वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से होगा, और हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो है वो, सॉरी यहाँ हीट
एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपका 4 प्रोसेस हो गया। इसको हम फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं पीवी और टीएच डायग्राम से। एक कॉन्सेप्ट और है कि समर ऑफ सीओपी ज्यादा होता है या विंटर का सीओपी ज्यादा है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसके कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है कि समर के दिन में हायर टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर समर के समय में, गर्मी के समय में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू विंटर के समय में, क्योंकि विंटर के समय में मैक्सिमम टेम्परेचर बाहर 20 डिग्री 22 डिग्री ये हो सकता है और समर में 30 40 एवरेज टेम्परेचर हो जाता है मिड में। तो क्योंकि समर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, हायर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और हम सीओपी देखते हैं कि सीओपी क्या होता है, तो सीओपी इज टीएच अपॉन टीएच माइनस, सीओपी ऑफ आर इज टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो अगर टीएल फिक्स है, क्योंकि हमें टीएल क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है, हमें मान के चलिए -2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो विंटर में भी -2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना और समर में, तो वो तो फिक्स हो गया। अगर लोअर टेम्परेचर फिक्स हो गया तो हायर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे सीओपी चेंज होगा हम ये देखते हैं। तो क्योंकि हायर टेम्परेचर समर में क्या हो गया, समर में हायर टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो इसमें से ये फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, और ये रेशियो बढ़ने से अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल जो वैल्यू सीओपी का आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सीओपी डिक्रीज होने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर टेम्परेचर हायर हो इन्वायरमेंट का, तो इसका मतलब उस समय अगर रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है तो उसका सीओपी कम हो जाएगा। तो सीओपी कम हो जाएगा तो क्योंकि टेम्परेचर समर का ज्यादा है, इसलिए सीओपी और समर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और सीओपी कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या, वर्क इनपुट जो है वो बढ़ जाएगा कि किस समय में, समर के समय में वर्क इनपुट बढ़ जाएगा एज कंपैरिजन टू विंटर के समय में। इसलिए हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस विंटर के समय में ज्यादा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू गर्मी के समय में। तो ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को देखते हैं। इसे टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीआर लिखते हैं। तो टर्न क्या होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो जब भी आप एसी के दुकान में जाएंगे तो आप जब एसी खरीदोगे तो आपको टन में आपको बोलेगा कि कितने टन का एसी चाहिए, मतलब कितने टन का एसी, मतलब उसकी कैपेसिटी बताना चाह रहा है कि वो उसकी कैपेसिटी कितना है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो कितना लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है। तो हम टन को समझते हैं कि टन एक्चुअल में होता क्या है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस at 0 degree centigrade in a day or 24 hour। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 1 टन मतलब 1000 kg 1 टन वाटर है, 1 टन वाटर है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर है, और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, वही 1 टन आइस में कन्वर्ट करना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कितने देर में करना है, 24 घंटे में करना है। तो ये कन्वर्ट करने में, यहां वाटर से आइस को कन्वर्ट करने में 24 घंटे में जितना अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, यहां से हीट को निकालना पड़ा, यहां से हीट को निकालना पड़ेगा तभी आप वो आइस में बनेगा। तो यहां से जितना हीट निकालना पड़ा इतने देर में 0 डिग्री वाटर को 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट करने में, उसी हीट के अमाउंट को 1 टन के बराबर समझा जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 TR 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट और 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, इसकी वैल्यू एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। तो अभी तक हम जितना पढ़े उसका हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहला सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL, TH अपॉन TH माइनस TL। ये कब यूज करेंगे, जब आइडियल जो हीट पंप हो वो आइडियल साइकिल पे वर्क कर रहा हो या रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा हो।
और QH अपॉन वर्क इनपुट ये भी लिख सकते हैं। वैसे ही रेफ्रिजरेटर का क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन Q2 मतलब QL मतलब लोअर टेम्परेचर अपॉन, क्योंकि यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट QL हो जाता है, यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट हाई हीट हो जाता है या लोअर हीट हो जाता है। QL अपॉन QH माइनस QL या QL अपॉन वर्क इनपुट। इसी को अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल के फॉर्म में देखें तो TL अपॉन TH माइनस TL। जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल का COP केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो इसीलिए कोई भी वर्किंग फ्लूइड हो वो डिपेंड उस पर नहीं करता है। ये आप इंपॉर्टेंट बात समझ के रखिएगा। उसके बाद COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ R प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे अगर हीट इंजन भी काम कर रहा हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ये आप डिराइव करके भी देख सकते हैं। तो ये होता है अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे तीनों डिवाइस काम कर रहे हो तो ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम ये भी देखे थे कि COP ऑफ समर जो होता है वो कम होता है COP ऑफ विंटर से। क्यों? क्योंकि TH इज ग्रेटर देन TH ऑफ, ये विंटर का जो TH होता है वो कम होता है और समर का जो TH होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए ये होता है। और 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट, 210 किलो जूल पर मिनट और 50 कैलोरी पर मिनट। 1 TR मतलब कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और फाइनल COP इज इंक्रीजिंग, अगर COP इंक्रीज करेगा कब? जब TL को आप इंक्रीज कराओगे, कीपिंग TH फिक्स। अगर TH को फिक्स कर दे, यहाँ पे मान के चलिए कि TH को फिक्स कर दिए और TL को बढ़ाओगे तो आपका COP भी इंक्रीज हो जाएगा। यहां से हम ये देखते हैं। तो ये फाइनल समराइज था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन का। तो नेक्स्ट हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को देखते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स कार्नोट रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बेल कॉलेमन साइकिल भी बोलते हैं। अभी हमने कार्नोट साइकिल देखा, वो आइडियल साइकिल है, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पहली बार एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया गया तो ये साइकिल बना। इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसके 4 कंपोनेंट होता है। इसमें एक होता है रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कूलर और एक्सपेंडर। ये रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, यहाँ पे हीट एडिशन होगा, हीट सप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ पे हीट सप्लाई होगा का मतलब ये इवेपोरेटर है, जो भी बाहर इन्वायरमेंट है जहां पे हमें टेम्परेचर लो करना है वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा ये, और यहाँ पे कूलर में जाके इसको हीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक्सपेंडर क्या करेगा, एक्सपेंडर एक्सपैंड करेगा, फिर रेफ्रिजरेटर में आएगा, रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएगा, उसके बाद उसको बाहर के इन्वायरमेंट टेम्परेचर में उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से उसको एक्सपैंड करके उस एयर को रेफ्रिजरेटर में पहुंचाया जाएगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसका अगर हम PVTS डायग्राम देखें तो PVTS ये डायग्राम, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और कूलर कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है और ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस से होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन से होता है एक्सपेंडर और कंप्रेसर का वर्किंग। तो इसमें क्या होगा कि देखिए 1 से 2 कंप्रेसर, यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया है। उसके बाद 2 से 3 में क्या हो रहा है, कूलर हीट रिजेक्शन, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर से हो रहा है, उसके बाद 3 से 4 में फिर एडियाबैटिक प्रोसेस से हो रहा है, और 4 से यहाँ एक्सपेंशन हो गया, और यहाँ 4 से 1 में इवेपोरेटर में हीट सप्लाई हो गया। ये भी कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है। तो पीवीटी डायग्राम, इसी का अगर हम टीएच डायग्राम बनाना चाहें तो ये हमारा टीएच डायग्राम बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। 1 से 2 प्रोसेस हम बताए आपको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये 4 प्रोसेस होता है इसमें, इस साइकिल में। आपको हर साइकिल के 4 प्रोसेस को याद रखना है और उसके पीवीटीएस डायग्राम को एक बार ड्रॉ करके देखना है तो उसका पीवीटीएस डायग्राम क्या है। वहां डायग्राम को देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस साइकिल का डायग्राम है। तो ये है। फिर इसका जब हम डिराइव करते हैं इसको, तो हमको सीओपी जो होता है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क नेट होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क नेट, यहाँ वर्क नेट क्यों बोल रहे हैं, वर्क इनपुट क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी तक हम कार्नोट साइकिल में वर्क इनपुट देख रहे थे, तो वर्क नेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडर लगा रहता है और एक्सपेंडर में हमें कुछ, यहाँ कंप्रेसर में वर्क देना पड़ता है, यहाँ वर्क इनपुट होता है और यहां से हमें वर्क कुछ रिसीव हो जाता है। तो कुछ वर्क क्योंकि यहाँ पर रिसीव हो जा रहा है, तो वर्क नेट हमारा क्या आएगा, वर्क इनपुट जो कंप्रेसर का वर्क है, कंप्रेसर का वर्क माइनस
एक्सपेंडर का वर्क। एक्सपेंडर का जो वर्क है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेट वर्क मिलेगा। तो हम इस नेट वर्क को यहां पर रखेंगे, क्योंकि हमको वर्क तो नेट देना पड़ रहा है, कुछ मिल जा रहा है, तो इसलिए वर्क नेट अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां होता है, रेफ्रिजरेटर या एवोपरेटर में। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला और ये इन दोनों में वर्क को घटाएंगे तो वर्क नेट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीओपी का होता है। और सीओपी को और क्या बोलते हैं, इसको जब डिराइव करेंगे तो 1/RP गामा -1 अपन गामा -1। आरपी का है यहाँ पे प्रेशर रेशियो। ये प्रेशर कूलर का प्रेशर अपन रेफ्रिजरेटर का प्रेशर, ये दो जो प्रेशर वर्किंग प्रेशर है, ये वाला 2 से 3 में एक प्रेशर आपको हायर प्रेशर मिलेगा और 4 से 1 में एक लोअर प्रेशर मिलेगा। तो इन दोनों प्रेशर का रेशियो को आरपी बोलते हैं। तो आरपी गामा -1 गामा -1 1 अपॉन, तो ये होता है सीओपी ऑफ द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बेल कोलमैन साइकिल। तो इसका सीओपी बहुत ही लो आता है, परफॉर्मेंस इसका लो होता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसको यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज एयरक्राफ्ट में किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट में यूज क्यों किया जाता है, एक पॉइंट ध्यान देने की बात है। तो एयरक्राफ्ट में इसलिए यूज किया जाता है कि इसका जो पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वेट जो होता है लो होता है, और एयरक्राफ्ट क्योंकि आपको ऊपर उड़ना रहता है इसलिए वेट कम चाहिए रहता है, इसलिए वहां पे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या बेल कोलमैन साइकिल को यूज करते हैं। तो ये आपको पूरा याद रखना है रेफ्रिजरेशन साइकिल में। उसके बाद नेक्स्ट हम वीसीआरएस के बारे में बात करते हैं। वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, नाम में ही पता चल रहा है आपको वेपर कंप्रेशन। इसका मतलब यहां पे वेपर आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये 2 फेज में काम करने लगता है, लिक्विड फेज प्लस गैसियस फेज। ये साइकिल जो है वो दोनों फेज में काम करेगा। तो ये थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखे कि सीओपी लो होता है, उससे थोड़ा इंप्रूव करके वीसीआरएस को बनाया गया। और आज के समय में वीसीआरएस एक बेसिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से लेके बिग इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज किया जाने लगा है। वीसीआरएस का एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है, हम उसको देखते हैं। तो एडवांटेज है, इट हैज स्मॉलर साइज फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, इट हैज लेस रनिंग कॉस्ट, इट कैन बी एम्प्लॉयड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज क्वाइट हाई। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, टेम्परेचर का जो रेंज है वर्किंग टेम्परेचर का रेंज ज्यादा होता है, इसमें रनिंग कॉस्ट कम आता है और स्मॉलर साइज हमें मिलेगा। हम एयर रेफ्रिजरेशन के कंपैरिजन में जितना भी कैपेसिटी का हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज मेजर प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि जो लीकेज होता है इसमें थोड़ा सा लीकेज का चांस ज्यादा होता है और उसको प्रिवेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 2 डिसएडवांटेज है वीसीआरएस के एज कंपैरिजन टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हम वीसीआरएस को देखते हैं। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वीसीआरएस, इसका ब्लॉक डायग्राम एक बार देख लेते हैं कि कैसे ब्लॉक डायग्राम, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो इसमें भी 4 कंपोनेंट यूज होते हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रोटल वाल्व। इस पिछले बार हम एक्सपेंडर को देखे थे, लेकिन यहाँ पे उसके जगह में थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है हम बाद में देखेंगे। तो इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रोटल वाल्व। इसका अगर टीएस डायग्राम देखें तो 1 से 2 यहां पे आपका लगा हुआ है कंप्रेसर, 2 से 3 यहां लगा हुआ है आपका कंडेंसर, 3 से 4 यहां पे थ्रोटल वाल्व और 4 से 1 इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में हीट सप्लाई होगा और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगा। इवेपोरेटर ही आपका चैम्बर है जहां पे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है, जहां पे लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे इस टाइप का टीएस डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि वीसीआरएस सिस्टम वेपर कंप्रेशन है। इसका मतलब ये 2 फेज में काम करता है। 2 फेज सिस्टम, लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेज में काम कर रहा है, गैस और लिक्विड दोनों फेज में काम कर रहा है। जैसा आप जानते हैं कि ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन हो गया, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, और ये बीच में हो गया वेट कंडीशन। कंप्रेसर क्योंकि पूरा का पूरा कंप्रेसर में
गैस पे चल रहा है, इसीलिए देखिए ये सैचुरेटेड गैस लाइन के इधर जितना भी पोर्शन है वो प्योरली गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड प्लस गैस दोनों में है। आपको एवोपरेटर में कैसा आ रहा है, एवोपरेटर 4 से 1 स्टार्ट है, तो 4 से 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वेपर प्लस लिक्विड दोनों फेज काम कर रहा है। थ्रोटल वाल्व में लिक्विड और गैस दोनों फेज काम कर रहा है, और कंडेंसर में भी लिक्विड वेपर, कुछ वेपर इसमें इंटर हुआ और उसके बाद सैचुरेटेड लिक्विड बनके बाहर निकला, उसके बाद वहां से फिर से वो गैसियस फॉर्म में बनना चालू हो गया थ्रोटल वाल्व से, और इवेपोरेटर में आते आते वो इवेपोरेटर से निकलते निकलते वो फिर से प्योर वेपर के फॉर्म में आ गया है। हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। पहले कैपिलरी ट्यूब, जिसको एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं, वहाँ से हायर प्रेशर का लिक्विड अप्रॉक्सीमेट 8 बार पे रहता है प्रेशर, वो डिक्रीज़ होके कैपिलरी ट्यूब से पास होके प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और उसके बाद वो इवेपोरेटर से पास करता है। उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होके वो कंप्रेसर में जाता है, जहाँ 0.6 बार से 8 बार प्रेशर में फिर से वो कन्वर्ट होके कंडेंसर से पास करता है। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है, और उसके बाद वो फिर से एक्सपेंशन वाल्व में पहुंच जाता है। अब एक बात आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो है 3 से 4 और डॉटेड लाइन से क्यों दिखाए हैं, 3 से 4 जो है वो कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन है, ना कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इसीलिए यहाँ पे ये इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो हम पहले 4 प्रोसेस देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से 4 प्रोसेस होते हैं। तो 1 से 2 कहां पे है, कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यहाँ पे कंडेंसर में, ये कंडेंसर में, यहां पे 3 से 4 कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन यहां पे, और 4 से 1 में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहाँ पे इवेपोरेटर में, ये काम इवेपोरेटर में हो रहा है और ये थ्रोटल वाल्व में हो रहा है। तो ये हो गया आपको वीसीआरएस के प्रोसेस। अब इसमें हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वर्क इनपुट और सीओपी कैसे देखते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये 2 फेज सिस्टम में काम कर रहा है, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो स्टीम टेबल से देख के बनाए जाते हैं। इसमें आपको सीधे एंथैल्पी निकालना पड़ेगा स्टीम टेबल से देख के, रेफ्रिजरेशन टेबल से देख के, सॉरी। तो आपको रेफ्रिजरेशन टेबल से H1 और H4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले H1 की वैल्यू, H4 की वैल्यू, उतने प्रेशर, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है, कंडेंसर और इवेपोरेटर कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है, इसलिए उस कांस्टेंट प्रेशर पे आपको H1 और H4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। और ये इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, इसलिए H1 माइनस H4 करेंगे तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि वर्क इनपुट क्योंकि यहीं पे हो रहा है, कंप्रेसर में ही वर्क दे रहे हैं हम, तो H2 माइनस H1 करेंगे तो आपको वर्क निकल जाएगा। और सीओपी तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता ही है। हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखे थे कि वहां पे वर्क नेट था, लेकिन वहां वर्क नेट नहीं है, क्योंकि हमें इस प्रोसेस में 3 to 4 प्रोसेस में वर्क मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्क इनपुट लिखे हैं। तो 3 से 4 प्रोसेस जो कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन है, वहां पे वर्क क्यों नहीं मिल रहा है और हम यहाँ पे एक्सपेंडर क्यों नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडर इसलिए नहीं लगाए हैं, जो डिवाइस है यहाँ पे स्पेसिफिक लिक्विड पे वर्क कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल होता है एज कंपैरिजन टू वेपर के, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर के। इसीलिए यहाँ अगर हम एक्सपेंडर लगा भी देते तो हमें उतना वर्क नहीं मिलता जितना हमें गैस फेज में मिल रहा था, इसीलिए उसका जो डिवाइस लगाने का खर्चा ज्यादा जाता है और उससे वर्क जो हमें कम मिलता है, इसलिए हम उस डिवाइस को नहीं लगाते हैं और सिंपल सा कोई भी ट्यूब को, थ्रोटल वाल्व को यूज कर लेते हैं। तो ये कारण था कि यहाँ पे एंथैल्पी एक्सपेंशन प्रोसेस में थ्रोटल वाल्व यूज करना, ना कि एक्सपेंडर यूज करना। फिर हम इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और इफेक्ट को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं हम, साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। सबसे पहले आप टीएस डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ने समझिए कि कैसे टीएस डायग्राम को पढ़ते हैं। इसमें 4 साइकिल है,
पहला प्रोसेस 1 to 2 ये कंप्रेशन में होता है, कंप्रेसर में ये कंडेंसर, ये एक्सपेंशन वाल्व और ये इवेपोरेटर। ये 4 प्रोसेस हो रहा है 4 कंपोनेंट में। ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन और यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है ये भी इवेपोरेटर। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये 4 प्रोसेस जो मिल रहा है, तो ये जो इवेपोरेटर है 1 पॉइंट को हम क्या पढ़ेंगे, 2 पॉइंट को क्या पढ़ेंगे, 3 पॉइंट को क्या पढ़ेंगे और 4 पॉइंट को क्या पढ़ेंगे, ये हम समझते हैं पहले। तो 1 पॉइंट को हम क्या पढ़ते हैं, एंट्री टू द कंप्रेसर, और क्या पढ़ सकते हैं, एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर। 2 पॉइंट को हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ सकते हैं एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, और क्या पढ़ सकते हैं, एंट्री टू द कंडेंसर। 3 पॉइंट को हम क्या पढ़ सकते हैं, एग्जिट टू द कंडेंसर, एंड 4थे पॉइंट को हम क्या पढ़ेंगे, एंट्री टू द इवेपोरेटर और एग्जिट ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हम जब ये पॉइंट यहां पे आएगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड का लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर का लाइन है, तो अगर पॉइंट 2 पॉइंट जैसे इस लाइन पे आ रहा है तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड लाइन, सैचुरेटेड पॉइंट। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो है वो सैचुरेटेड पॉइंट है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन के पे पॉइंट है और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे पॉइंट है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सैचुरेटेड लिक्विड का है, यहाँ जो कंडीशन है ये सैचुरेटेड वेपर का है, और इन बिटवीन वेट कंडीशन है। तो हम पहला देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड, और ड्राई सैचुरेटेड का लाइन ये है, मतलब कंप्रेशन के बाद, और कंप्रेशन के बाद का पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे होना चाहिए। इसका मतलब देखिए यहां से पता चल रहा है कि ड्राई सैचुरेटेड का लाइन है और यहाँ पे 2 पॉइंट है। तो और ये एग्जिट ऑफ द कंडेंसर भी ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड लाइन है, ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड और ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो हम ये अगर टीएस डायग्राम को पढ़े तो टाइप जितने टाइप्स ऑफ वीसीआरएस साइकिल बनता है सारे टाइप्स को हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो पहला था साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। तो इसको क्यों बोल रहे हैं, ऐसा टीएस डायग्राम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड वेपर चाहिए। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर हम ऐसे बनाएंगे, एक बार मैं और बना के बता रहा हूं आपको कि पहले, क्योंकि 2 पॉइंट हम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड होना है, तो ये 2 पॉइंट दे दिए। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप टीएस डायग्राम जानते हैं, वर्टिकल लाइन बनता है, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये एंट्रोपी था तो कांस्टेंट जाना है, तो ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ये आपका 2 पॉइंट होगा। क्योंकि वेट कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर ओवरलैप करता है, तो प्रेशर का लाइन क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है, ये प्रेशर का लाइन है। टीएस कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट होता है, और प्रेशर भी ओवरलैप करता है टेम्परेचर पे, इसलिए हम इसको वेट कंडीशन में हमारा जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्योंकि ये सैचुरेटेड लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, इसलिए यहां तक पहुंचेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, एक्सपेंशन प्रोसेस दिखाना है, और उसके बाद फिर आप यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 3 4 1 ये आपका बनके तैयार हो जाएगा टीएस डायग्राम। किस कंडीशन का, इस कंडीशन का। तो ऐसे ही डिफरेंट कंडीशन अगर आए वीसीआरएस में तो हम उसका टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट का हम देखते हैं। और पिछला हम वेट कंप्रेशन को देखे कि वेट कंप्रेशन का टीएस डायग्राम कैसे बनता है, इस बार हम सिंपल वीसीआरएस का देखते हैं। तो सिंपल वीसीआरएस बोलने का मतलब यह है कि एग्जिट ऑफ कंप्रेसर जो है वो सुपर हीटेड जाएगा। क्या होता है हम देखते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एग्जिट ऑफ कंडेंसर वो रहेगा वो सैचुरेटेड लिक्विड। और तीसरा कंडीशन, एंट्री ऑफ कंप्रेसर। एंट्री ऑफ कंप्रेसर को हम कैसे बोल सकते हैं, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, या इसको एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर भी बोल सकते हैं। अब जब ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किसका एग्जिट और किसका एंट्री होता है। तो एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, तो ये कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड वेपर। अगर ये 3 कंडीशन बन रहा है, एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर सुपरहीटेड, एग्जिट ऑफ कंडेंसर सैचुरेटेड लिक्विड, और एंट्री ऑफ द कंप्रेसर इज सैचुरेटेड वेपर, तब का टीएस डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्योंकि एंट्री ऑफ द कंप्रेसर 1 पॉइंट होता है, तो 1 पॉइंट जो है वो सैचुरेटेड वेपर है, तो हमको सैचुरेटेड वेपर यहां रखना पड़ेगा। तो वर्टिकल लाइन बना दिए,
ये देखिए सेकेंड पॉइंट सुपर हीटेड कंडीशन में पहुंच गया। सुपर हीटेड इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड के इधर जो लाइन जाएगा वो सुपर हीटेड कंडीशन होता है। ये वेट कंडीशन, ये सुपर हीटेड कंडीशन, और ये लिक्विड, ये वेट कंडीशन, और ये सुपर हीटेड कंडीशन होता है। तो यहां जो भी पॉइंट आएगा वो सुपर हीटेड कंडीशन कहलाएगा। तो ये सुपर हीटेड कंडीशन में आ गया। उसके बाद 2 से 3 जो पॉइंट जा रहा है वो कंडेंसर में जा रहा है, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जहां पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट करता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो 3 पॉइंट जो है वो क्या है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर। तो एग्जिट ऑफ कंडेंसर सैचुरेटेड लिक्विड, तो देखिए सैचुरेटेड लिक्विड तक हम पहुंचा दिए। ये हम सीधा क्यों बने, क्योंकि ओवरलैप करता है प्रेशर और टेम्परेचर वेट कंडीशन में। लैटेंट हीट जहां होता है वहां पे ओवरलैप करता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा और प्रेशर तो कांस्टेंट है डिवाइस, क्योंकि कंडेंसर कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस था। तो उसके बाद 3 से 4 ऐसा आ गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसके बाद फिर कांस्टेंट प्रेशर। तो इवोपरेटर, यहाँ इवोपरेटर हो गया, यहाँ एक्सपेंशन वाल्व हो गया। तो 4 1, तो 1 2 3 और 4, ये जो 4 प्रोसेस है ये किसका कंडीशन हो गया, सिंपल वीसीआरएस का कंडीशन हो गया। ये सिंपल वीसीआरएस का कंडीशन, पिछला वाला जो हम देखे हम वेट कंडीशन का था, ये सिंपल वीसीआरएस का था। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और कंडीशन यहीं पे देख लेते हैं कि सुपर हीटेड अगर होगा, एंट्री ऑफ द कंप्रेसर ही खुद सुपर हीटेड है, मतलब 1 पॉइंट खुद सुपर हीटेड कंडीशन में है। पिछली बार हम देखे तो 1 पॉइंट कहां था, वेट कंडीशन में। अब हम ये सैचुरेटेड कंडीशन में, अब हम इसको सुपर हीटेड कंडीशन में पहुंचा देते हैं। एंट्री ऑफ द कंप्रेसर जो है वो सुपर हीटेड कंडीशन में चल गया, तो मान के चलिए ये सुपर हीटेड कंडीशन है। तो ये 1 पॉइंट हो गया, तो ये तो वर्टिकल लाइन ही जाएगा टीएस डायग्राम में, क्योंकि ये एस है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया। इसके बाद ऐसे ही आएगा, लेकिन यहां से फिर ऐसे और ऐसे। तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। देखिए सीधा आएगा, ऐसा आएगा और ये फिर सीधा जाएगा। तो 4 1 2 3 और 3 से 4 सेम कंडीशन है। तो ये किस कंडीशन का हो गया, अगर एंट्री टू द कंप्रेसर जो है वो सैचुरेटेड वेपर ना होके क्या है, सुपर हीटेड वेपर है, एंट्री टू द कंप्रेसर। ये 1 पॉइंट, यहां क्या था, ये 1 पॉइंट सैचुरेटेड, एंट्री ऑफ द कंप्रेसर सैचुरेटेड वेपर लाइन था, यहां नहीं है कंडीशन। और एक और कंडीशन और मैं आपको बताता हूं, एक और कंडीशन वीसीआरएस का हो सकता है कि जब जैसे सिंपल वीसीआरएस में ही अगर ये जो 3rd पॉइंट है ये यहां ना होके क्या हो जाएगा, सब कूलिंग कंडीशन आएगा। जैसे ये सुपर हीटेड कंडीशन था, अगर सब कूलिंग कंडीशन आएगा तो सब कूलिंग कंडीशन किसको बोलते हैं, तो सब कूलिंग कंडीशन का मतलब ये है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से 3 पॉइंट जो एग्जिट ऑफ कंडेंसर है वो 3 पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ना होके वो लिक्विड कंडीशन में आ जाए। तो लिक्विड कंडीशन मतलब ये वाला कंडीशन लिक्विड कंडीशन से शो होता है, तो ये इधर आ जाए, उसके बाद यहां से ये ऐसे जाए और ये, तो 1 2 3 4। अब देखिए 2 से 3 जो प्रोसेस है, यहां वेपर भी है, वेट कंडीशन भी है और लिक्विड कंडीशन भी है। 3 पॉइंट कहां पे आ गए, एग्जिट ऑफ कंडेंसर लिक्विड में, सैचुरेटेड लिक्विड ना होकर लिक्विड। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, सब कूलिंग कंडीशन। इसको बोलते हैं सब कूलिंग कंडीशन और इसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटिंग कंडीशन। ये हो गया। और इसको सिंपल वीसीआरएस, और इसके पहले जो हम देखे थे ऐसा वाला 1 2 3 और 4, ये टीएस डायग्राम है। तो इस कंडीशन को वेट कंप्रेशन, तो ये वेट वाला है, वेट, ये वेट हो गया, ये सिंपल वीसीआरएस हो गया जिसका सैचुरेटेड एग्जिट ऑफ द कंडेंसर सैचुरेटेड लिक्विड और एंट्री ऑफ द कंप्रेसर सैचुरेटेड वेपर होता है। ये सुपर हीटेड कंडीशन हो गया और ये जो हो गया वो सब कूलिंग कंडीशन हो गया। तो ये 4 कंडीशन जो होता है, अलग अलग टाइप के कंडीशन को सिंपल वीसीआरएस ऐसे वर्किंग कर सकता है।
क्राइटेरिया के हिसाब से, इन जो कंडीशन है उनके हिसाब से ये 4 टाइप से। और इसका और एक दूसरे से आप कर सकते हैं, जैसे कि सुपर हीटिंग विद सब कूलिंग, सुपर हीटिंग के साथ सब कूलिंग कर दिए यहाँ पे, तो ये 3.9 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। सिंपल वीसीआरएस का सब कूलिंग के साथ हो सकता है, वेट कंप्रेशन का सब कूलिंग के साथ हो सकता है। तो ऐसे, लेकिन ये मेन क्राइटेरिया जो है, ये 4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिंपल वीसीआर जो वीसीआरएस साइकिल है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये 4 कंडीशन को देखें। लेकिन अब हम सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है, ये आपको ग्राफ दे दिया कि पहचानने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब यहां से आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर सिंपल वीसीआरएस था तो वेट में क्या फायदा था, क्या नुकसान था कि हम सिंपल वीसीआरएस किए। सिंपल वीसीआरएस तो सुपर हीटेड में क्या फायदा हो रहा है, और सब कूलिंग करने से क्या फायदा हो रहा है, तो हम इसको अभी समझते हैं। क्योंकि अगर इसको ऐसा बना रहे हैं, हम क्राइटेरिया डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग, तो कुछ ना कुछ तो फायदा या नुकसान, कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होगा, तो उसको हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑन वीसीआरएस साइकिल की डिफरेंट पैरामीटर जो होता है उस पर क्या इफेक्ट होगा, अगर उसको चेंज करने पे क्या इफेक्ट होता है वीसीआरएस साइकिल पे, तो ये देखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो वीसीआरएस है वो 2 प्रेशर पे काम करता है, इसको बोलते हैं, ये जो प्रेशर है वो इवेपोरेटर प्रेशर है, और ये जो प्रेशर है ये कंडेंसर प्रेशर है। तो कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर पे वर्क करता है। तो हम चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ये जो इवेपोरेटर प्रेशर जो अभी काम कर रहा है उसको अगर डिक्रीज करते हैं, तो अगर इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने के बाद नया जो वो बनेगा, कैसे बनेगा, ये प्रोसेस अगर यहां से डिक्रीज हुआ तो ये नीचे आता, तो देखिए कैसे बनेगा, यहां, क्योंकि आपको इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज करना है, तो इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज करना है तो ये तो कांस्टेंट रखना है। तो देखिए अगर इवेपोरेटर प्रेशर, पहले ये प्रेशर था और ये अब ये प्रेशर हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 1 डैश इसको कर देते हैं और ये 4 डैश, तो 1 डैश और 4 डैश का लाइन क्या हो गया, छोटा हो गया, और लाइन छोटा हो गया। इंथैल्पी क्या होता है, H1 माइनस H4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में हम देखे थे कि क्या होता है, H1 माइनस H4। अब क्या हो जाएगा, H1 डैश माइनस H4 डैश। तो H1 डैश और H4 डैश का लेंथ छोटा हो गया, तो अगर आप रेफ्रिजरेशन टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां से पता चलेगा आपको कि ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो अब डिक्रीज कर गया। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज, यहां से अगर आप इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किए तो। सीओपी क्या हो जाएगा, तो सीओपी से पहले हम सबसे पहले वर्क देखते हैं। तो वर्क देखिए, पहले 1 से 2 वर्क हो रहा था, यहाँ कंप्रेसर, यही कंप्रेसर वर्क है, कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पे। तो 1 से 2 कंप्रेसर वर्क क्या होता है, H2 माइनस H1 वर्क होता है, H2 माइनस H1। लेकिन अब वर्क क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 डैश, जिसका लेंथ बड़ा है, तो इसका मतलब वर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और सीओपी क्या होता है, परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिक्रीज कर गया और ये इंक्रीज कर गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो सीओपी डिक्रीज कर जाएगा। ये देखिए इफेक्ट है, अगर आप इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इफेक्ट क्या आएगा, और वेट कंप्रेशन भी आ जाएगा। और वेट कंप्रेशन में क्या दिक्कत होता है, वेट कंप्रेसर और ड्राई कंप्रेशन में क्या दिक्कत होता है, तो वेट कंप्रेशन में क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा है कंप्रेसर में, तो उसके ब्लेड में इरोजन वियर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेट कंप्रेसर में लिक्विड पार्टिकल्स ना जाके क्या जाए, प्योर वेपर फेज जाए, तो उससे आपको कंप्रेसर का ब्लेड जो है वो जल्दी इरोड नहीं होगा। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि सीओपी डिक्रीज कर जाता है अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर रिड्यूस करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं कि अगर कंडेंसर प्रेशर, ये जो कंडेंसर प्रेशर है इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर। तो अगर यहां देख रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं पहले, तो अब हम ऐसा सिंपल वीसीआरएस हो गया, इसमें हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज किए, ये प्रेशर इंक्रीज करना है, तो ये प्रेशर इंक्रीज करना है मतलब आपको यहां जाना पड़ेगा और ऐसे नया डायग्राम ऐसा बन जाएगा आपका, क्योंकि हमारा कंडीशन है सिंपल वीसीआरएस का कि सैचुरेटेड लिक्विड ही थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे रहेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। फिर तो उसको करने से क्या हो जाएगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को देख के बताइए क्या होगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए, अब यहां 4 डैश हो गया, तो 1 माइनस 4 डैश, तो ये फिर लेंथ छोटा हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
वर्क इनपुट अब देख के बताइए वर्क इनपुट क्या हो जाएगा। वर्क इनपुट देखिए 1 से 2, यहां 2 डैश हो गया तो 2 डैश माइनस 1, फिर लेंथ बड़ा हो गया तो वर्क इनपुट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो सीओपी क्या हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट होता है तो फिर से वही सेम केस हो गया कि वर्क इनपुट बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो गया तो सीओपी डिक्रीज कर जाएगा। तो फिर से देखते हैं कि अगर आप कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जा रहा है, सीओपी डिक्रीज कर जा रहा है, परफॉर्मेंस फिर भी सीआरएस का डिक्रीज कर जाएगा। तो हमको मॉडरेट रखना है, इसको भी ऑप्टिमम वैल्यू पे रखना है। उसके बाद तीसरा इफेक्ट देखते हैं हम कि अगर इसको हटाते हैं हम, आप नोट करते जाइएगा एक एक करके डायग्राम को। तीसरा जो इफेक्ट है वो क्या होगा, तो तीसरा इफेक्ट हम देखते हैं कि अगर सुपर हीटिंग, अभी सिंपल वीसीआरएस का कंडीशन है, अगर हम इसको सुपर हीटेड कंडीशन करते हैं तो सुपर हीटेड कंडीशन में हम देखे थे कि ये ऐसा ये पॉइंट सुपर हीटेड कंडीशन पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाएगा मान लीजिए ये, तो ये यहां पहुंच जाएगा तो ये यहां आ गया और ये यहां चला गया। तो अब 1 डैश और 2 डैश, यहां 2 डैश हो गया। तो अब देखिए, तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, 1 डैश माइनस H4, तो लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर गया। वर्क इनपुट देख के बताइए, वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट देखिए यहां लेंथ इतना था, यहां लेंथ इतना है, यहां से देख के आपको लेंथ से समझ नहीं आएगा क्योंकि ये इधर हो रहा है तो वो भी इंक्रीज कर जा रहा है, तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि वर्क इनपुट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन क्योंकि इनपुट जो टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर है 1 का टेम्परेचर है 1, इस 1 के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सुपर हीटेड कंडीशन में फंक्शन होता है इनलेट टेम्परेचर का, इसीलिए इनलेट टेम्परेचर बढ़ गया तो वर्क इनपुट भी बढ़ जाता है। और चौथा कंडीशन हम देखते हैं सब कूलिंग। सब कूलिंग में हम क्या बताए थे, इसको हम फिर मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा तीसरे कंडीशन को, तो कंफ्यूज होगा, एक ही डायग्राम में हम पूरा बता दे रहे हैं आपको। सब कूलिंग में क्या बोले थे कि ये इधर आ जाता है, सब कूलिंग कंडीशन मतलब लिक्विड कंडीशन, सैचुरेटेड लिक्विड की जगह लिक्विड कंडीशन आ जाता है, तो यहां आ गया। तो अब डायग्राम ऐसा बनेगा, तो अब नया पॉइंट हो जाएगा 4 डैश और ये हो जाएगा 3 डैश। तो देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 डैश, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि हम वीसीआरएस से क्या करना चाह रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही तो प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, लो टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो अगर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें ज्यादा इसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं, जो डिजायर्ड इफेक्ट है वही इंक्रीज कर जा रहा है, तो हमें फायदा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया। वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट तो जितना था पहले से सेम कांस्टेंट है, इसमें कोई इफेक्ट कोई चेंज नहीं हुआ है। और सीओपी में, तो सीओपी में क्या चेंजेस आएगा, तो क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है सीओपी, तो ये बढ़ गया और ये कांस्टेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो सीओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चौथा कंडीशन, अगर सब कूलिंग कंडीशन होता है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो सब कूलिंग सुपर हीटिंग फायदे में है, अगर इवेपोरेटर प्रेशर को आप डिक्रीज करते हैं और कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सीओपी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और ये सारे कंडीशन को देख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो सीओपी में क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज करेगा, रिमेन कॉन्स्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप इन कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इस 4 कंडीशन को आप ध्यान से देख लेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में, वर्क इनपुट में और सीओपी में। इसका भी आप 4 इफेक्ट देख लें, इसका भी इफेक्ट देख लें, और सब कूलिंग का, ये सब कूलिंग कंडीशन का है इफेक्ट, ये सुपर हीटिंग कंडीशन का इफेक्ट है, ये इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर और ये डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर। तो ये चारों का वीसीआरएस साइकिल में क्या इफेक्ट होता है, वर्क इनपुट बढ़ता है घटता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है घटता है, या सीओपी बढ़ता है घटता है, ये आपको ध्यान से रखना है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायग्राम बनाने सीख गए हैं तो डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करके आप उस इफेक्ट को इसमें प्रोड्यूस करके और देख सकते हो कि क्या इफेक्ट आ रहा है।
जो इफेक्ट आएगा आपको सामने दिख जाएगा, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं हम VCRS के। तो नेक्स्ट हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि अगर वर्किंग टेम्परेचर रेंज ज्यादा हो, इसका मतलब हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, और जो हीट रिजेक्टिंग जो हमारा हीट सिंक है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, मतलब जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज्यादा है, तो सिंपल एक रेफ्रिजरेटर से काम नहीं करेगा। तो वहां पे हम सीरीज में 2 रेफ्रिजरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 2 रेफ्रिजरेटर को ऐड करके जब हम फाइनल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन। जैसे कि अगर मान के चलिए हमें हमारा एक टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर है T3। ठीक है, तो ये यहां से हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना था, और हीट रिजेक्टिंग जो सिंक है ये है हमारा T3, ये है हाइयर टेम्परेचर ये है। तो हम इसको 2 रेफ्रिजरेटर को हम ऐड कर दिया, रेफ्रिजरेटर 1 R1 और ये हो गया R2। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे Q1, फिर यहां जाएगा वो Q2, फिर ये Q2 जो यहां जाएगा, यहां से फिर से दूसरा रेफ्रिजरेटर Q3 लेगा, Q2 लेगा, और यहां से Q3। दोनों जगह हमें क्या देना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो ये जब ऐसा सिस्टम हम अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन। तो 2 रेफ्रिजरेटर, तो इसका COP क्या हो जाएगा, तो इसका जो COP होगा वो COP ऑफ 1 इंटू COP ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2। ये हम ये मान लेंगे कि ये अलग रेफ्रिजरेटर हुआ जिसका T1 T2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, और ये अलग रेफ्रिजरेटर है T2 T3 टेम्परेचर पे काम कर रहा है। और आपको 2 सिंपल का COP निकालने पता है कि हीट सप्लाई अपॉन वर्क इनपुट होता है, तो इसका COP निकालेंगे, फिर इसका COP निकालेंगे, और इन दोनों के COP को निकाल के इस फॉर्मूले पे रख देंगे, तो आपको फाइनल कैस्केड रेफ्रिजरेशन का जो COP है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आप याद रखिएगा COP1 इंटू COP ऑफ 2 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2। अगर 2 रेफ्रिजरेटर को साथ में कंबाइन करके फाइनल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इस COP ये होता है। तो अब हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर कंप्रेशन में हम देख रहे थे कि कंप्रेसर यूज हो रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वर्क इनपुट लगता है, और वो कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो उसको रिप्लेस करके कंप्रेसर की जगह एब्जॉर्बर यूज करते हैं और जनरेटर यूज करते हैं। यहाँ हम इसको सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोला जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट के रूप में हीटर या सोलर पावर को भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या यूज होता है इसमें। तो इसमें 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला चीज कि इसको जो है वो VCRS से क्या डिफरेंस है इसका, तो कंप्रेसर को रिप्लेस करते हैं। कंप्रेसर जो VCRS में था, VCRS में यूज कर रहे थे हम कंप्रेसर, उसको रिप्लेस करते हैं। तो 3 चीज से रिप्लेस कर देते हैं, क्या क्या, तो एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। तो जो कंप्रेसर है वो 3 चीजों से एलिमिनेट होता है, यहां पे कंप्रेसर की जगह ये वर्क करता है। दूसरा कि इसको यूज कहां करेंगे, तो इसको ऐसे जगह प्रेफर करते हैं जहां कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई। दूसरा कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बहुत ज्यादा है, रिमोट एरियाज हो गया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या अगर वहां इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, तो वहां पे आप इसको
यूज कर सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर यूज होगा। तो रेफ्रिजरेंट प्लस एब्जॉर्बर ये कौन सा यूज होता है, तो NH3 प्लस H2O, यहां पे NH3 रेफ्रिजरेंट है और ये एब्जॉर्बर के जैसा यूज होता है। और दूसरा LiBr प्लस H2O। LiBr का मतलब लिथियम ब्रोमाइड और H2O वाटर है, इसको रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और इसको एब्जॉर्बर यूज करते हैं। तो आपको ये आप ध्यान देना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर VRS में किसको यूज करते हैं, तो NH3 प्लस H2O। यहाँ पे NH3 जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, एब्जॉर्बर क्या होता है, H2O होता है। और LiBr प्लस H2O का जब पेयर यूज करेंगे, ये वाला पेयर जब यूज करेंगे तो LiBr एब्जॉर्बर के रूप में काम करेगा और H2O रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करेगा। एक और कॉन्सेप्ट ये है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को सोलर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोला जाता है। और इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि LiBr को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां रेफ्रिजरेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाएगा तो वाटर जो है वो क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे इसको प्रेफर करेंगे, इसको नहीं। और जहां पे हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना है, वहां पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक और बात है कि इसमें रेक्टिफायर और एनालाइजर यूज करते हैं, रेक्टिफायर और एनालाइजर। रेक्टिफायर और एनालाइजर का काम है कि एब्जॉर्बर जब जाएगा जनरेटर में, तो वहां से जनरेटर के बाद आफ्टर जनरेटर, हम डायग्राम से देख सकते हैं उसको कि आफ्टर जनरेटर यहां वाटर को रिमूव करने का काम है, वाटर रिमूवल काम। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अंत में वाटर कहां से रिमूव होता है, तो वो रेक्टिफायर से सबसे लास्ट में वाटर रिमूव होता है, उसके बाद कंडेंसर में जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये दो, एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया और ये हो गया। अगर इन 5 चीजों को आप ध्यान से देख लें तो VRS में यहीं से क्वेश्चन बनता है। एक इसके COP से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि COP का फॉर्मूला क्या होता है। तो COP का फॉर्मूला होता है QE अपॉन QG। QE मतलब एवोपरेटर का जो हीट है और QG मतलब जो हीट है कहां का, जनरेटर का। तो इसको अगर आपको और टेम्परेचर के टर्म में जानना है तो इसको बोलते हैं TG माइनस TO अपॉन TO माइनस TE इंटू TE अपॉन TG। ये भी COP का फॉर्मूला लिखते हैं। TG मतलब क्या, किसका टेम्परेचर, जनरेटर का टेम्परेचर, या कंडेंसर का टेम्परेचर या एब्जॉर्बर का टेम्परेचर, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। और ये इवोपरेटर का टेम्परेचर। आपको 3 टेम्परेचर मिलेगा जब भी एक अगर छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछता है तो 3 टेम्परेचर मिलेगा। तो जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा उसको TG समझिएगा, जो मिडिल वाला रहेगा उसको TO समझिएगा, और जो सबसे लो टेम्परेचर रहेगा वो TE होगा। तो ये आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, स्टेटमेंट को नहीं भी जान पा रहे हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो हाईएस्ट टेम्परेचर TG, मिडिल वाला टेम्परेचर TO और जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रहेगा वो TE होता है। उसको यहाँ पे अगर आप फिट कर पा रहे हैं तो ये आपको COP दे देगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसके बाद एक चीज और हम देखते हैं इसमें कि एक नया सिस्टम और डेवलप हुआ, नया VRS सिस्टम, जिसको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है वो पंप को एलिमिनेट करता है यहाँ, क्योंकि पंप जो है वो नॉइजी ऑपरेशन होता है, तो ये नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए पंप को एलिमिनेट करता है। तो पंप को एलिमिनेट करने की जगह फिर क्या यूज करेगा यहाँ पे, तो ये 3 फ्लूइड सिस्टम भी बोला जाता है इसको, 3 फ्लूइड। यहां पे 3 फ्लूइड यूज होता है। तो 3 फ्लूइड सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहला एब्जॉर्बर, रेफ्रिजरेंट, और यहां हाइड्रोजन गैस H2 यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्यों यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं टू क्रिएट लो पार्शियल प्रेशर।
टू क्रिएट लो पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बर का काम आप एब्जॉर्बर में एब्जॉर्बर यूज होगा, रेफ्रिजरेंट का हम काम समझ ही रहे हैं। तो 3 फ्लूइड सिस्टम भी इलेक्ट्रोलक्स को बोलते हैं। इसमें पंप एलिमिनेट हो जाता है, बाकी ये पूरा का पूरा VRS जैसा ही वर्क करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर 3 फ्लूइड सिस्टम होता है, इसमें 3 फ्लूइड यूज होते हैं। एक हाइड्रोजन गैस भी इसमें यूज हो गया। हाइड्रोजन गैस कहाँ काम करता है, लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है, और इसमें से पंप जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, जो सिंपल VRS होता है उससे। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो अगर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको VRS से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रेफ्रिजरेंट और साइकोमेट्री की चर्चा करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।